जादुई मैकेनिक। एक गांव में एक मैकेनिक रहता था। वह अपनी जुगाड़ पंतियों से सारी गाड़ियों को ठीक कर लेता था और पुरानी गाड़ियों को नया बनाकर महंगे दामों पर बेच देता था। हाँ, अब ससुरी चमक रही है, एकदम नई लग रही है, बहुत बढ़िया। अब हम ई बाइक को महंगे में बेचूंगा। एक दिन वो अपने गैराज में एक आदमी की कार को ठीक कर रहा था। तभी उसने सोचा, ये सब तो हम बना ही लेता हूँ। ये सब बना बना के हम बोर हो चुका हूँ। अब हमको कुछ नया ट्राई करना है। क्या करूँ? ऐसा सोचते हुए वो गैराज में खड़ी गाड़ियों को देखता है। हाँ, एक ठू आइडिया आया। उसने सभी बाइक के इंजन को अलग कर दिया। फिर बाइक और कार के उर्जों पुर्जों से एक ट्रैक्टर बनाया और सारे इंजन को बांधकर ट्रैक्टर का इंजन बना दिया और उसके अंदर फिट कर दिया। ये तो तैयार हो गया हमारा ट्रैक्टर। लाओ जरा फिर घूम के आते हैं इससे। मैकेनिक अपने जुगाड़ से बनाए ट्रैक्टर में बैठ जाता है और उसे चलाकर अपने घर ले जाता है। अरे सुनती हो, कहाँ चली गई हो? अरे काहे शोर मचा रहे हैं? आ रहे हैं, रुको। घर के बाहर वो ट्रैक्टर को देखकर पूछती है, अरे जी, ये किसका ट्रैक्टर उठा लाए आज? अरे इसको उठा के नहीं लाए हैं, हम बनाए हैं खुद अपने जुगाड़ से। अच्छा, मगर बात काटते हुए, अजी अगर मगर ही करती रहोगी या थोड़ा पानी लाकर हाथ मुंह धुलवाओगी? भूख लगा है बड़ी जोर से हमको। हाँ, अभी लाई। हम तो पागल हो गए हैं ट्रैक्टर देखकर। अरे अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। उसकी बीवी उसके हाथ धुलाती है और फिर खाना खिलाती है। देखना, ऐसा ही जुगाड़ कर करके हम ट्रैक्टर, बस, मिनी बस सब बना देंगे और नया करके बेच देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा और देखते ही देखते एक दिन हम अमीर बन जाएंगे। अजी आप खाना खाते समय बात ना कीजिए, अशुभ होता है। अब कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए, हे भगवान। अरे तुम भी कैसी बातों पर विश्वास करती हो भला? खाना पीना खाकर वह आराम करने लगता है। अगले दिन दुकान पर एक आदमी आता है। अरे भाई मैकेनिक, ये ट्रैक्टर किसका है? ये ट्रैक्टर बिका हुआ क्या? अरे हाँ, ले लो, बिल्कुल नया है, मेड इन जापान का है, कल ही मंगवाया है मैंने। ठीक है, मुझे दे दो। मैकेनिक उसे अपना ट्रैक्टर बेच देता है। कुछ दिन बाद वो आदमी वापस मैकेनिक की दुकान पर आ जाता है। अरे भाई, ये क्या कबाड़ दिया था तुमने मुझे? हाँ, उस ट्रैक्टर के सारे उर्जे पुर्जे अलग हो गए और उसके अंदर से बहुत सारी मोटर भी निकली हैं। तुम्हारे ट्रैक्टर के पार्ट्स मुझे ट्रैक्टर में लदवा कर लाने पड़े हैं। ले लो अपना ट्रैक्टर और मुझे मेरे पैसे वापस करो। अरे आप ही ने कुछ गड़बड़ करी होगी, क्या पता जापान में ऐसे ही ट्रैक्टर मिलते हो। और वैसे भी ट्रैक्टर खराब होने की गारंटी थी, टूटने की नहीं। तो मैं क्या करूं? मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए। तुम एक काम करो, ये बस ले जाओ। ये एक मिनी बस है, मेड इन अमेरिका है, इससे तुम बहुत पैसे कमाओगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये मिनी बस दे दो। मैकेनिक फिर से उससे पैसे ले लेता है और बेवकूफ बनाकर जुगाड़ू मिनी बस बेच देता है। एक दिन वो आदमी बस चला रहा था तो उसकी बस चलते चलते ही टूट जाती है। लगता है मैकेनिक मुझे उल्लू बनाता है। आदमी मैकेनिक के सामने आता है। तो तुम पुरानी गाड़ियों से जुगाड़ करके ये सब बनाते हो और जापान और अमेरिका का बताकर बेचते हो। आ जाओ भाइयों, यही है वो आदमी। सभी आदमी चारों तरफ से मैकेनिक को घेर लेते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी झूठ बोलकर कोई काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अंत में सच सामने आ ही जाता है। सैम अपने माता पिता के साथ रहता था। गरीब होने के कारण सैम एक छोटे स्कूल में पढ़ता था। सैम बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। रोज स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो ग्राउंड में फुटबॉल खेलते बच्चों को देखता। एक दिन स्कूल से छुट्टी के समय सैम ग्राउंड में फुटबॉल खेलते बच्चों को देख रहा था। तभी उसके पास एक फुटबॉल आती है। हे सैम, हमारी फुटबॉल देना। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी दो यार। सैम फुटबॉल को एक जोर से लात मारता है।
फुटबॉल सीधा गोल नेट में जाकर गिरती है। उसके इस गोल को देखकर सारे बच्चे दंग रह जाते हैं। उत्तरी, तुमने इतनी दूर से भी गोल कैसे कर दिया यार? अमन को लगता है कि शायद तुक्के में गोल हो गया होगा, इसीलिए वो उसे दोबारा गोल करने के लिए कहता है। सैम दोबारा से गोल कर देता है। गजब, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगे? उसके बाद सैम उनकी टीम में शामिल हो गया। फुटबॉल खेलकर जब सैम अपने घर गया तो उसके पिता ने उसको बुलाया और कहा, तुम आज स्कूल में खेल कर आए हो, कपड़ों की क्या हालत बना कर रखी है तुमने। मैं यहाँ दिन रात मेहनत करके तुम्हारे स्कूल की फीस भरता हूँ, आखिर तुम्हारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? उस दिन सैम के पिता उसे बहुत डांटते हैं। अगले दिन सैम का टूर्नामेंट होता है, लेकिन सैम खेलने नहीं जाता। सैम को ना देखकर अमन उसे ढूंढने क्लास में जाता है। सैम, सैम कहाँ हो? ओह, तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हें पता है ना कि आज हमारा फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्या बात है, तुम काफी उदास दिख रहे हो। फिर सैम ने अमन को वो सारी बातें बताई जो उसके साथ हुई। देखो अमन, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या हो इससे फर्क पड़ता है। तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो क्या हुआ, तुमसे अच्छा फुटबॉल यहाँ कोई नहीं खेलता। पूरी क्लास में सिर्फ एक बच्चा फर्स्ट आता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी सारे बच्चे बेकार हैं। हर किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर छिपा होता है। उसकी बातें सुनकर सैम खड़ा हो जाता है। हाँ, मैं जरूर खेलूंगा और जीतूंगा भी। उस दिन टूर्नामेंट में सैम ने सबसे ज्यादा गोल किए। उसके लाजवाब खेल को देखकर उसे मैरी जॉन कॉलेज ने अपने ग्रुप में ले लिया। सैम ने अपनी मेहनत से कॉलेज टूर्नामेंट भी जीत लिया। उसके बढ़िया खेलने की वजह से 15 साल की उम्र में ही उसे इंटरनेशनल टीम में कर दिया गया। एक दिन सैम अकेले ग्राउंड में बैठा था। उसको अकेले देखकर अमन वहां आया और सैम के पास बैठ गया। क्या हाल है चैम्प? तुम्हें तो पता ही है, मुझे इंटरनेशनल टीम के लिए चुना गया है। अब इसके लिए मुझे घर छोड़कर टीम के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन पिताजी, तो अब लगता है मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। इतना कहकर सैम वहां से चला गया। सैम अपने घर जाता है। सैम, इधर आओ। जी जी पिताजी। तुम्हें ये चाहिए था ना, ये लो। और हाँ, ये लो तुम्हारे लिए फुटबॉल खेलने वाले जूते। सैम को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। बेटा, सभी माँ बाप की तरह मैं भी यही चाहता था कि तुम पढ़ो लिखो और डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ। मैं तुम्हारे हुनर को बस एक खेल समझता था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि हुनर दिखाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। सैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पिता के गले लग जाता है और फिर अपना सामान लेकर वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। सैम ने इंटरनेशनल मैच जीतने के लिए कड़ी मेहनत की और उसने इंटरनेशनल मैच में सबके छक्के छुड़ा दिए। उसके बाद सैम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सैम को उसकी लगन और मेहनत की वजह से फीफा वर्ल्ड कप के लिए चुना गया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक दिन बड़ी सी गाड़ी में सैम अपने घर वापस आता है। अपने टूटे फूटे घर को बाहर से देखकर वो अपना बचपन याद करता है। सैम घर के अंदर जाता है और अपने पिता को बुलाता है। पिताजी, पिताजी कहाँ हो? कौन है? सैम? हाँ पिताजी, मैं हूँ। भगवान, देखो सैम आया है। तुम तो जवान हो गए हो, 10 साल बाद आ रहे हो। आज पूरा देश तुम्हें जानता है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। इन सब का श्रेय आपको और मेरे दोस्त अमन को जाता है। सैम शहर में एक बड़ा सा महल बनवाता है और अपने परिवार के साथ खुशी से रहता है। रामनगर कस्बे में एक गोलगप्पे वाला अपने परिवार के साथ रहता था। गोलगप्पे वाले का नाम राघव था। उसके परिवार में उसकी मां, पत्नी और एक 3 साल की छोटी बेटी थी। वो अपने परिवार को बहुत प्यार करता था। राघव सीधा और संतोषी स्वभाव का था, जबकि उसकी पत्नी मीना चंचल स्वभाव की थी। वो दिन में सपने देखती थी। उसको अपने पति का गोलगप्पे वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं था। राघव की मां गोलगप्पे बनाने में बहुत माहिर थी। वो फूले फूले गोल गोल स्वादिष्ट गोलगप्पे और गोलगप्पे का पानी बनाती और राघव अपनी दुकान पर उसको बेचता। राघव की दुकान उस कस्बे में बहुत प्रसिद्ध थी। कई बार दुकान पर इतनी भीड़ हो जाती थी कि उसको लाइन लगवानी पड़ती थी। एक दिन, मीना बहू, तू भी गोलगप्पे बनाना सीख ले। मैं कब तक गोलगप्पे बनाती रहूंगी, पता नहीं भगवान का बुलावा कब आ जाए। इसीलिए समय रहते तू भी गोलगप्पे बनाना सीख ले। नहीं माँ, गोलगप्पे बनाने के लिए आप मुझसे ना कहें, क्योंकि ये काम मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है।
बहू, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस चलना चाहिए। राघव ने गोलगप्पे के काम से ही ये घर बनाया है। बता, किस चीज की कमी है तेरे पास? आम आदमी की जरूरत के अनुसार राघव के घर में सब कुछ था, लेकिन मीना के सपने बहुत ऊंचे थे। हमारे घर में एसी नहीं लगा है और हमारे पास कार भी नहीं है। ये सारी महंगी चीजें गोलगप्पे के काम से नहीं बन सकती, इसीलिए गोलगप्पे का काम मेरी नजर में छोटा है। ऐसा नहीं था कि मीना को गोलगप्पे बनाना नहीं आता था। वो गोलगप्पे बनाने में निपुण थी, लेकिन वो राघव और अपनी सास के सामने ये जाहिर नहीं करती थी कि उसको गोलगप्पे बनाने आते हैं। कुछ समय बाद राघव की माँ अपनी बहू को समझाते समझाते भगवान को प्यारी हो जाती है, लेकिन मीना को कुछ समझ में नहीं आता। अब गोलगप्पे कौन बनाएगा? समय रहते तुमने गोलगप्पे बनाने सीख लिए होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं गोलगप्पे नहीं बनाऊंगी। तुम कपड़े की दुकान क्यों नहीं कर लेते? तेरी मती मारी गई है। अब राघव खुद गोलगप्पे और उसका पानी बनाता, लेकिन उसके गोलगप्पे में वो स्वाद नहीं था जो स्वाद उसकी माँ के बनाई गोलगप्पों में होता था। धीरे धीरे उसके गोलगप्पों की बिक्री कम होने लगी। फिर एक समय ऐसा आया कि उसको अपने परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। मीना, अब हम क्या करें? गोलगप्पे की बिक्री लगभग खत्म हो गई है। परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। सुनो जी, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। आप कपड़ों की दुकान कर लो, ये काम भी बड़ा है और आमदनी भी ज्यादा होगी। राघव अपनी पत्नी की सलाह मानकर अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके कपड़े की दुकान कर लेता है। जानकारी के अभाव में कपड़े की दुकान में उसको घाटा होने लगता है। कुछ दिनों बाद राघव और उसका परिवार दाने दाने का मोहताज हो जाता है। मीना, मैंने तुम्हारी सलाह मानकर सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके कपड़े की दुकान खोल ली और जानकारी न होने के कारण उसमें बहुत घाटा हो गया। शायद ऐसा समय भी आ जाए कि हमारे पास बच्ची के दूध के लिए भी पैसे ना रहें। अब मीना को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। उसको समझ में आ गया था कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उस काम से आमदनी होनी चाहिए। उसके कारण ही उसका परिवार आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था। वो चाहती तो गोलगप्पे बनाकर अपने पति की मदद कर सकती थी। सुनो जी, अब आप अपना पुराना गोलगप्पे वाला काम ही शुरू कर दो। गोलगप्पे कौन बनाएगा? इसीलिए तो अपना गोलगप्पे का काम बंद हो गया था। मैं बनाऊंगी। मुझे गोलगप्पे बनाने आते हैं। मुझे कॉलेज टाइम में गोलगप्पे बनाने के लिए प्रथम पुरस्कार मिला था। ये बात मैंने आप लोगों से छुपाई थी क्योंकि मुझे गोलगप्पे का काम पसंद नहीं था। अब आप चिंता ना करें, मुझे समझ आ चुका है जो काम हमें आता है वही काम करना चाहिए, अन्यथा नुकसान ही होता है। अब मीना गोल गोल फूले फूले स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती और राघव उनको अपनी दुकान पर बेचता। कुछ ही दिनों में राघव के गोलगप्पों की दुकान पहले से भी अच्छी चलने लगी। राघव के पास अब किसी चीज की कमी न थी। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता और जानकारी के अभाव में कोई काम नहीं करना चाहिए।